चैनल अशोक कुमार नरवन में कक्षा 12वीं इतिहास विषय के विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगले प्रश्न जो लघुत्तरी के हैं उनको लेने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पिछले वीडियो 2 में बना चुका हूँ इसी चैप्टर से संबंधित। अब ये तीसरा वीडियो होगा। देखिए, गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोतों का वर्णन कीजिए। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, अभिलेखों तथा सिक्कों की सहायता से लिखा गया। गुप्त काल के सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। इनके अतिरिक्त कवियों ने अपने राजा अथवा स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी थीं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास किया है। उदाहरण, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने लिखा था। इससे पता चलता है कि वह संभवतः गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली व गुण संपन्न था। अगला, आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया, स्पष्ट कीजिए। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कारण। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। यहाँ लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे हथियार तथा उपकरण बनाना सरल था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। इसके साथ ही गंगा व इसकी उपनदियों से आवागमन सरल व कम खर्चीला होता था। आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह या राजगाह मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह या राजगृह एक किले से बंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। इसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। अब प्रश्न आता है अगला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयुक्त किन्हीं 2 तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त 2 तरीके निम्नलिखित हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। हल चलाना, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कचारी क्षेत्र में फैल गया। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई आरंभ की गई। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। उपज बढ़ाने का दूसरा तरीका तालाबों, नहरों और कुओं के माध्यम से सिंचाई करना। यहाँ कृषक समुदायों और व्यक्तिगत लोगों ने मिलकर सिंचाई के साधन भी निर्मित किए। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, परंतु इसके लाभ एक समान नहीं थे। प्रायः उपज बढ़ाने में ब्राह्मण लोगों ने योगदान दिया। अच्छे बीज कृषि उपकरण, पर्याप्त श्रम कराकर या स्वयं करके सिंचाई स्रोत, कुएं, तालाब आदि का प्रयोग करके उपज बढ़ाने का प्रयास किया गया। नई भूमियां भूमिदान से खेती के अंतर्गत आई। इससे कुल उपज बढ़ती गई। अगला प्रश्न है, लोहे के फाल के प्रयोग से संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन की पुष्टि कीजिए। लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन की पुष्टि कीजिए। लोहे के फाल के प्रयोग ने पूरे उपमहाद्वीप में कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। पहला, आम लोगों और किसानों ने लोहे के औजारों व उपकरणों का प्रयोग करके घने जंगलों को काटा और उससे वृक्षों की लकड़ियां प्राप्त की तथा जंगलों को काटकर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि भी प्राप्त की गई। माने जंगलों को काटकर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि भी प्राप्त की गई। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती थी वहां लोहे से बने हल में उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी।
लोहे के बने हल्के फाल से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने। लोहे के फाल वाले हलों से फसल की उपज बढ़ने लगी। जो हलों में जो लोहे के फाल लगे थे उनसे फसलों की उपज बढ़ने लगी, परंतु यह उपमहाद्वीप के कुछ भागों में ही सीमित था। उदाहरण के लिए पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। लोहे के उपकरणों ने कुएं खोदने, बांध बनाने, तालाब खोदने व नहरों के निर्माण में योगदान देकर सिंचाई की सुविधाओं का विकास व विस्तार किया, जिससे लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। उदाहरण स्वरूप कृषि उत्पादन भी बढ़ा। अनेक क्षेत्रों में लोहे के फाल की सहायता से छोटे छोटे जोतों के स्वामियों ने गहराई से भूमि को जोता या धान के लिए खेत तैयार की। इससे छोटे किसानों ने वन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य का विस्तार किया। फिर गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन। गुप्तकालीन कल्याणकारी राज्य का युग था। गुप्तकालीन युग कल्याणकारी राज्य का युग था। शासन का प्रमुख आदर्श जनहित का कार्य करना था। दंड व्यवस्था उदार थी, फिर भी अपराध बहुत कम होते थे। जनता सुखी थी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। जनता राजा से स्नेह करती थी और राजा जनहित को ही सर्वोपरि मानता था। इस प्रकार कहा जाता है कि गुप्त काल वर्तमान काल के किसी भी कल्याणकारी राज्य से उत्तम अवस्था में था। यहाँ की तत्कालीन शासन व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का वर्णन इस प्रकार है। न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में सम्राट न्याय का अंतिम और सर्वोपरि शक्ति माना जाता था। उसके नीचे अनेक स्तरों पर न्यायालय थे। सम्राट के पास बहुत कम मुकदमे आते थे। यहाँ न्याय तुरंत देने की व्यवस्था थी। दंड के लिए नियम कठोर थे, अतः प्राण दंड भी दिया जाता था। केंद्रीय सत्ता। तत्कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी के मुख्य स्रोतों में चीनी यात्री फाहियान का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन सम्राट के अधीन था, किंतु इसका स्वरूप मांडलिक भी था, क्योंकि साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के राजा तथा सामंत सम्राट को अपना अधिपति मानते थे। सम्राट के कार्यों में परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। गुप्तकालीन शिलालेखों से पता चलता है कि मंत्रिमंडल में अमात्य, संधि व युद्ध मंत्री, कागज पत्र का मंत्री तथा महादंड नामक प्रमुख मंत्री थे। इस प्रकार गुप्तकालीन केंद्र शासन में विभागीय व्यवस्था विद्यमान थी। प्रत्येक विभाग या कुछ संबंधित विभागों को एक मंत्री देखता था। प्रांतीय शासन। सम्राट द्वारा स्वयं शासित साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत भुक्ति या देश कहलाता था। प्रांत के अधिकारियों की नियुक्ति राजा करते थे। ये अधिकारी गोपना या उपरिक कुमारात्य कहलाते थे। प्रांतों को छोटे छोटे जिलों में विभक्त किया गया था, जिसे विषय कहते थे। जिलों को विषय। जिले ग्रामों में बटे हुए थे, जिनके प्रबंध का दायित्व ग्रामीण व भोजक पर होता था। ग्रामों में पंचायतें गठित की गई थी जो स्वावलंबी होती थी। पंचों का आदर किया जाता था। ग्राम प्रधान का पद वहां अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था। चलिए अगला फिर अभिलेखों में भूमि दान के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दी में भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई भूदानों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए थे, परंतु अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे हुए थे। इन्हें संभवतः भूदान पाने वाले लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे दान प्रायः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद में अभिलेखों के कुछ भाग संस्कृत में और कुछ तमिल व तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में। भूदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध की झलक भी मिलती है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था।
इनमें पशुपालक, शिकारी, शिल्पकार, संग्राहक, मछुआरे और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग शामिल थे। अगला है खेती की नई तकनीकों से खेती से जुड़े लोगों की सामाजिक स्थिति पर या सामाजिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। खेती की नई तकनीकों ने विकास के अनेक मार्ग खोल दिए। इन तकनीकों से उपज अवश्य बढ़ी, परंतु इससे खेती से जुड़े लोगों में मतभेद बढ़ने लगे। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख भी मिलता है। पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गहपति, किसके लिए, फिर से पढ़ देते हैं। खेती की नई तकनीकों से खेती से जुड़े लोगों की सामाजिक स्थिति का प्रभाव बताइए। क्या प्रभाव पड़ा। खेती की नई तकनीकों ने विकास के अनेक मार्ग खोल दिए। इन तकनीकों से उपज अवश्य बढ़ी, परंतु इससे खेती से जुड़े लोगों में मतभेद बढ़ने लगे। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गहपति शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। वे किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी खेती से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे बेललाल या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और दास अणिमई। यह संभव है ना कि इस वर्ग विभेद के आधार पर भूमि का स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। अब है अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि ये सभी कारण साधारणतः वही हैं जो मौर्य काल के पतन के कारण थे। दुर्बल उत्तराधिकारी, माने गुप्त साम्राज्य में जो अंतिम जो उत्तराधिकारी हुए वो दुर्बल उत्तराधिकारी थे। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। वे इतने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं थे। गुप्त साम्राज्य अन्य साम्राज्यों की तरह सम्राट की व्यक्तिगत शक्ति व श्रेष्ठता पर ही आधारित था। दुर्बल शासकों के सिंहासनारूढ़ होने से केंद्र का नियंत्रण प्रांतों पर कम हो गया और साम्राज्य भी बिखर गया। सेना की निर्बलता। गुप्त काल सुख व समृद्धि का युग था, अतः उस काल में सर्वत्र लंबे समय तक शांति रही। फलस्वरूप सेना को युद्धों का प्रशिक्षण मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे वह कमजोर हो गया। साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार। गुप्त साम्राज्य की विशालता भी उसकी अवनति का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का नियंत्रण केवल योग्य शासकों के लिए ही संभव था। उत्तरकालीन दुर्बल गुप्त शासकों के लिए इस विशाल साम्राज्य पर शासन कर पाना कठिन हो गया। आर्थिक कठिनाई। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त ने हुणों से युद्ध किया, इससे बहुत सा धन खर्च हुआ और गुप्त साम्राज्य आर्थिक संकट में पड़ गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासकों बालादित्य तथा बुद्धगुप्त ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने अहिंसा की नीति के आधार पर सैन्य संगठन पर ध्यान नहीं दिया, अतः यह सेना गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रही। फिर है हुणों का आक्रमण। इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुणों का आक्रमण था। हुणों के लगातार आक्रमणों का सामना यह दुर्बल साम्राज्य न कर सका। हुणों के आक्रमणों ने केंद्रीय सत्ता को इतना दुर्बल बना दिया कि प्रांतीय शासक सरलता से स्वतंत्र हो गए। इस तरह से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। मैं अगले वीडियो में और प्रश्नों को लूँगा। धन्यवाद।